प्यारे दोस्तों नमस्कार और एक बार आपका पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राणा सर क्लासेस में। परीक्षा का दौर जारी है और इसी बीच श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय की भी परीक्षाएं जो कि एमए की परीक्षाएं हैं उसका भी शेड्यूल आ चुका है। तो उसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय कानून जो कि एमए फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज बात करेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पिछले जो प्रश्न पत्र मैंने सॉल्व आपको कराए थे उसमें कई बच्चों का कमेंट के माध्यम से कहना है कि इससे बहुत कम क्वेश्चन आए हैं। तो मैं सिर्फ एक आपको ये बता सकता हूँ कि किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मेरे बताए हुए प्रश्नों में से प्रश्न आएंगे ही आएंगे, इसलिए इस प्रकार का पहले ही आपको एक नोट दे देता हूँ कि अगर इसमें से प्रश्न नहीं आते हैं तो ये कोई मेरी जिम्मेवारी नहीं है। जैसा कि पीछे कुछ प्रश्न आए हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं आए हैं। तो बच्चों का कहना है कि बहुत कम प्रश्न आए हैं, तो इस प्रकार के कमेंट्स न मिले, इसलिए मैं आपको पहले ही सचेत कर देता हूँ। तो आज के वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व आपसे निवेदन है कि अगर आप अपने मित्रों को जानते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन कर रहे हैं, एमए फोर्थ सेमेस्टर में हैं, राजनीति विज्ञान उनका विषय है, तो उनको इस वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। चलिए प्रारंभ करते हैं अपना आज का वीडियो। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि यह कथन किसका है? अंतर्राष्ट्रीय कानून एक सच्चा कानून नहीं है, परंतु ये केवल नैतिक शक्ति पर आधारित नियमों का एक समूह है। तो किसका ये कथन है, यह आपसे पूछा गया है। तो जो ये कथन है ये ऑस्टिन महोदय का कथन है, ध्यान रखिएगा, ऑस्टिन ने ये बात कही है। दूसरा है, यह कथन किसका है? अंतर्राष्ट्रीय कानून न्यायशास्त्र का पतोन्मुख केंद्र है। अंतर्राष्ट्रीय कानून न्यायशास्त्र का पतोन्मुख केंद्र है। यह कथन किसका है? तो जो ये कथन है ये हॉलैंड महोदय का कथन है, ध्यान रखिएगा, इसे हॉलैंड महोदय का कथन है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषा किसने दी है? परिभाषा ये है, अंतर्राष्ट्रीय विधि उन विधियों का एक समूह है जिससे राज्यों के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण होता है। तो कैल्सन महोदय ने यह परिभाषा दी है, ध्यान रखिएगा। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है, निम्नलिखित किस वाद में अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषा दी गई है? 4 वाद आपके पास दिए हैं, उसमें से जो डी है यानी कि वेस्ट एंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कंपनी लिमिटेड और राज्य विवाद, फ्रांस व टर्की बनाम एसएस लोटस विवाद, पैक्ट हवाना बनाम लोला विवाद, तो इन तीनों ही वादों में अंतर्राष्ट्रीय कानून को परिभाषा दी गई है। उसके पश्चात अंतिम प्रश्न इस टॉपिक का, कौन सा कानून अंतर्राष्ट्रीय कानून की विषय वस्तु है? कौन सा कानून अंतर्राष्ट्रीय कानून की विषय वस्तु है? 4 ऑप्शन है, शांति का कानून, युद्ध का कानून, तटस्थता का कानून और उपरोक्त सभी। तो इसका भी जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी इसका जवाब होगा। तो हर टॉपिक से कुछ 5 प्रश्नों को मैंने लिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जहाँ से प्रश्नों को आएगा वो है अंतर्राष्ट्रीय कानून का ऐतिहासिक विकास। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन आपके पास है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास किस देश में हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास आपका यूनान, भारत, मिस्र, इन सभी देशों में हुआ है। इस पुस्तक का लेखक कौन था? कि डी जोर बेली एक्टिक्स, युद्ध तथा शांति की विधि। ये अन्य भाषाओं में लिखी हुई है, इसलिए उसको उस प्रकार ही पढ़ा जा रहा है, डिजोर बेली एक्टिक्स, यानी कि इसका हिंदी अर्थ है युद्ध तथा शांति की विधि। तो ये किताब ग्रोसियस महोदय ने लिखी है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय कानून का कौन सा स्कूल था? तो प्राकृतिकवादी, सकारात्मकवादी और ग्रोसियनवादी, तो तीनों ही स्कूल अंतर्राष्ट्रीय कानून के रहे हैं। अगला प्रश्न है, रियो सम्मेलन 1992 में कितने देशों ने भाग लिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 182 देशों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था।
भारतीय संसद पर आतंकी हमला कब किया गया था? तो 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला किया गया था। उसके पश्चात नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, राष्ट्रीय कानून राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के व्यवहार को नियमित करता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों के व्यवहार को नियमित करता है। ये कथन किस लेखक का है? तो ये कैल्सन महोदय का कथन है। राष्ट्र नहीं बल्कि राष्ट्रों का प्रत्येक व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन है। यह कथन किसका है? तो ये डुगवी महोदय का कथन है। इंग्लैंड में कौन से विवाद में ब्लैकस्टोनवादी सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया? चार दिए हैं आपके पास। इसमें से फ्रैंकोनिया विवाद को ध्यान रखिएगा। इसके माध्यम से ब्लैकस्टोनवादी सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया था। बाकी जो तीनों सिद्धांत हैं इनमें ब्लैकस्टोनवादी सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, अमेरिका में कौन सी संधि पाई जाती है? अपने आप में लागू होने वाली संधि या अपने आप लागू न होने वाली संधि? तो दोनों ही प्रकार की संधियां अमेरिका में पाई जाती है। अंतिम प्रश्न इस टॉपिक से है, संपुष्टि प्राप्त अथवा अनुमोदित संधियां और समझौते प्रकाशित होने के उपरांत कानून से भी श्रेष्ठ प्राधिकार रखते हैं। अनुच्छेद 55। यह अनुच्छेद किस संविधान से संबंधित है? तो ये फ्रांस के संविधान से संबंधित है। वैसे इतना कठिन प्रश्न एमए लेवल पर नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, निम्नलिखित कथन के लेखक कौन है? राजदूत एक ऐसा ईमानदार व्यक्ति है जो कि अपने देश के स्वार्थ के लिए असत्य बोलने जाता है। बहुत ही अच्छा कथन है। राजदूत एक ऐसा ईमानदार व्यक्ति है जो कि अपने देश के स्वार्थ के लिए असत्य बोलने जाता है। तो यह कथन हेनरी वाटन महोदय का ये कथन है। नेक्स्ट है, ओपनहीम ने वाणिज्य दूतों के प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? तो ओपनहीम महोदय ने 2 प्रकार बताए हैं वाणिज्य दूतों के। नेक्स्ट है, चूंकि वाणिज्य दूत राजनयिक अभिकर्ता नहीं होते इसलिए वे राजनयिक विशेषाधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है ये स्टार्क महोदय का कथन है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, राज्य की आंख और कान किसे माना जाता है? सॉरी, जो पिछला क्वेश्चन है उसका स्टार्क नहीं बल्कि ओपनहीम महोदय होगा। ओपनहीम महोदय का ये कथन है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, राज्य की आंख और कान किसे माना जाता है? राज्य की आंख और कान राजनयिक प्रतिनिधि यानी कि जो राजदूत होते हैं उन्हें माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कारण राजनयिक मिशन की समाप्ति के लिए उत्तरदायी है? तो पदोन्नति, पद विमुक्ति, युद्ध छिड़ना, ये सभी क्या है उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा होगा तालिबान से राजनयिक संबंध सभी राष्ट्र समाप्त कर रहे हैं, तो उसमें युद्ध छिड़ना कहीं ना कहीं कारण है। पद विमुक्ति और पदोन्नति, इस कारण भी क्या है राजनयिक मिशन की समाप्ति हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, संधि से उत्पन्न हुए उत्तरदायित्वों का पालन करना संधिकर्ता राज्यों का पुनीत कर्तव्य है। ये किसका कथन है? तो ये एंजिलोटी महोदय का कथन है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संधियां वे परंपराएं हैं या संविधाएं हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच हित के विभिन्न विषयों से संबंध रखने के लिए की जाती है? तो यह ओपनहीम महोदय का कथन है। निम्न में से कौन सा संधि का रूप है? तो अभिसमय, समझौता, प्रोटोकॉल, उपयुक्त सभी संधि के रूप हैं। ब्रिटिश ईयरबुक 1930 में संधियों को कितने भागों में बांटा है? संधियों को 3 भागों में वहां बांटा गया है। स्वार्जनबर्गर ने संधि की व्याख्या के नियम
कितने भागों में बांटे हैं? तो उन्होंने 4 भागों में बांटे हैं। आप इन क्वेश्चंस के माध्यम से अपना चेकआउट भी कर सकते हैं कि कितना आपने पढ़ा है और कितना आपको पढ़ने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न आपके पास है, बाह्य आश्रय के कितने प्रकार हैं? तो बाह्य आश्रय के 5 प्रकार हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, हायो डेला टोरे कहाँ का निवासी था? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इसमें से जो पेरू है, पेरू के ये निवासी थे। दलाई लामा को भारत में शरण कब दी गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1959 में दी गई थी। हाया डेला टोरे वाद किस वर्ष की घटना है? तो यह 1950-51 की घटना है। जहाँ प्रत्यर्पण प्रारंभ होता है वहाँ आश्रय देने का अधिकार स्थगित हो जाता है, यह किसका कथन है? तो स्टार्क महोदय का ये कथन है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, किस देश ने प्रत्यर्पण के संबंध में सर्वप्रथम कानून बनाए? तो बेल्जियम ने ये कानून बनाए थे। बेल्जियम ने प्रत्यर्पण के संबंध में कानून कब बनाया? तो 1833 में बनाया था। निम्न कथन किसका है? सामान्य रूप से राजनीतिक अपराध राज्य के विरुद्ध किया गया कार्य है। तो यह ग्लान महोदय का कथन है। निम्न में से किसका संबंध प्रत्यर्पण से था? तो जो वीर सावरकर, धर्म तेजा और सुच्चा सिंह तीनों ही वाद हैं, इन तीनों का ही संबंध प्रत्यर्पण से था। भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 के अंतर्गत प्रतिबंध किस धारा में है? तो धारा 31A, 31B और 31C तीनों ही धाराओं में क्या है? यह प्रतिबंध है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके पास है, निम्न में से कौन आतंकवाद का कारण है? तो भ्रष्टाचार, दलीय राजनीति, न्याय व्यवस्था में देरी, तो ये तीनों ही आतंकवाद के कारण है, इसलिए उपरोक्त सभी होगा। अमीर की आतंकी हमले के लिए किसे जिम्मेदार माना गया? तो जो अमेरिका में आतंकी हमला हुआ था वर्ल्ड ट्रेड टावर पे, उसके लिए आप जानते हैं, ये क्वेश्चन अधूरा दिया है, ओसामा बिन लादेन को क्या है उसके लिए जिम्मेदार माना गया था। ओसामा बिन लादेन किस देश में आतंक फैलाना चाहता है? तो ओसामा बिन लादेन जो है अमेरिका, भारत, इजराइल, अब तो ओसामा बिन लादेन की क्या है मौत हो चुकी है, काफ़ी पुराना प्रश्न है, उतनी इसकी प्रासंगिकता नहीं है। अब के समय में जो अब के आतंकवादी हैं उनसे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका डी ऑप्शन होना था। भारत में आतंकी कार्यवाहियां करने के लिए कौन देश जिम्मेवार है? तो आप सभी जानते हैं कि भारत में आतंकवादी कार्यवाहियां करने के लिए मात्र और मात्र एक देश जो कि पाकिस्तान है, वो जिम्मेवार है। आतंकवाद एक बर्बर कार्यवाही है, आतंकवाद का समर्थन करने वाले लोग बहसी हैं, यह कथन किसका है? तो रोनाल्ड रीगन महोदय का ये कथन है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी बनता है। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है कि खुले समुद्र की निम्नलिखित परिभाषा किसने दी है? महासागर व्यापार और यातायात के लिए सभी राष्ट्रों के लिए साझा होता है। महासागर व्यापार और यातायात के लिए सभी राष्ट्रों के लिए साझा होता है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं, इसमें से बर्ग महोदय की क्या है ये परिभाषा है। समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संघ का 3रा विधि सम्मेलन किस वर्ष में हुआ? तो यह 1973, 78 और 1982, तो ये तीनों ही वर्षों में ये संयुक्त राष्ट्र संघ का विधि सम्मेलन हुआ है। मेरे हिसाब से ये किसी एक वर्ष में हुआ होगा, गलती से ऑप्शन गलत है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। वर्तमान में पार्श्ववर्ती पेटी प्रादेशिक जल की आधार रेखा से कितनी मील की दूरी की लंबाई से अधिक हो सकती है? तो यह 12 मील है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकार का मुख्य कार्यालय किस देश में है? इसका जो मुख्य कार्यालय है वो जमैका में है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकार का मुख्य अंग नहीं है? तो विधिक तथा तकनीकी आयोग। आप अंतर्राष्ट्रीय कानून पर ऐसे ही बहुविकल्पीय प्रश्नों की और सीरीज चाहते हैं तो
कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, क्योंकि अगर आप लोग चाहते होंगे तभी इस पर क्या है अन्य वीडियोस बनाए जाएंगे, नहीं चाहते होंगे तो अन्य विषयों पर वीडियोस बनाए जाएंगे। या फिर आप किस विषय पर वीडियोस चाहते हैं कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो कैसा लगा यह भी कमेंट के माध्यम से बताएं। और हमसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।